Okay, guys, the topic is replacement awards. एक टेक्निकल आर्टिकल आया हुआ है रिप्लेसमेंट अवार्ड्स पे, वो भी हम इसी एग्जाम्पल में इसी टॉपिक में कवर करेंगे अबाउट रिप्लेसमेंट अवार्ड्स। है क्या? हमें पता है कि हम लोग ना गुडविल कैलकुलेट करते हैं, और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें गुडविल की कैलकुलेशन के लिए चाहिए होती है कंसिडरेशन पेड। अब आप सबको पता है जो कंसिडरेशन पेड हमें चाहिए, इसमें अगर आपने कैश पे किया है तो वो भी लेंगे आप, अगर आपने शेयर्स दे दिए हैं पेरेंट ने अपने, वो भी लेंगे। डेफर्ड कंसिडरेशन की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, कंटिजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू लेंगे, अदर एसेट्स अगर आपने दिए हैं तो उनकी फेयर वैल्यू भी लेंगे। तो सारी कंसिडरेशन आपने पढ़ी हुई है। एक्स्ट्रा काम क्या है? इसी कंसिडरेशन में जहां पे कैश है, शेयर्स हैं, लोन नोट्स हैं, सब कुछ है, वहीं पे कंसिडरेशन पेड में ही रिप्लेसमेंट अवार्ड्स भी होंगे। तो रिप्लेसमेंट अवार्ड्स बेसिकली जो टॉपिक है हमारा, दिस इज वन ऑफ कंसिडरेशन जो कि आपने गुडविल की कैलकुलेशन में यूज करनी होती है। सर, अगर मैं कहूं कि मैंने कैश कंसिडरेशन पे किया है गुडविल के सब्सिडरी को एक्वायर करते हुए सिर्फ 20, और रिप्लेसमेंट अवार्ड्स की एक वैल्यू मैं असाइन कर लूं, और यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमने कॉन्सेप्ट समझना है, 15 है। एनसीए की फेयर वैल्यू आ जाएगी, आप सबको पता है एनसीए फेयर वैल्यू पे भी हो सकता है, प्रोपोर्शनेटेड शेयर पे भी। सपोज करते हैं फेयर वैल्यू पे और 10 है, और मुझे सब फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी नेट एसेट्स माइनस करने हैं एट एक्विजिशन डेट। तो वो हम ज्यूम कर लेते हैं कि वो कितने हैं, वो 32 है। तो गुडविल आ जाएगी यार। कितनी गुडविल आ जाएगी? तो आपके सामने है कंसिडरेशन पेड 35 थी, 10 30 45, 45 माइनस 32 वुड बी अराउंड 13 की गुडविल है। इस पूरे प्रोसेस में समझा क्या कि रिप्लेसमेंट जो अवार्ड्स हैं, ये भी एक फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन है। इससे कंसिडरेशन की तरह ट्रीट करना है और गुडविल की कैलकुलेशन में लेके जाना। अब सर ये 15 कैसे आया, ये रिप्लेसमेंट अवार्ड्स क्या है, ये बात हमने अंडरस्टैंड करनी है। अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक पेरेंट जब सब्सिडरी को एक्वायर करने जाता है तो डिफरेंट फॉर्म्स में पे करता है, और उसी में एक रिप्लेसमेंट अवार्ड है। अब रिप्लेसमेंट अवार्ड्स क्या है, जरा स्टोरी सुनिएगा। सब्सिडरी जिसको आप खरीदने गए हैं, ऑलरेडी 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 उसने अपने एम्प्लॉइज के साथ एक शेयर ऑप्शन प्लान शुरू किया हुआ है। सब्सिडरी के जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ सब्सिडरी ने शेयर ऑप्शन प्लान बनाया हुआ है। फिर इस टू में आपने पढ़ा था शेयर ऑप्शन प्लान क्या होता है, कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कहती है अगर 3 साल काम करो, 4 साल काम करो, 5 साल काम करो तो शेयर्स मिलेंगे। इस तरह का एक प्लान ऑलरेडी इन प्लेस है सब्सिडरी का, और आप एज अ पेरेंट उसको खरीदने चले गए। डन। और ऑलरेडी शेयर ऑप्शन प्लान टू सब्सिडरी इंप्लॉइज सब्सिडरी ने ही दिया हुआ है। वी विल कॉल इट ओरिजिनल प्लान, कि ये उनका ओरिजिनल प्लान है जो उनके ऑलरेडी चल रहा है। तो मैं बच्चों को समझाने के लिए कह रहा होता हूं कि जिस कंपनी को आप एक्वायर करने गए, उस कंपनी का ऑलरेडी एक चक्कर चल रहा है। किसके साथ? अपने ही इंप्लॉइज के साथ। तो चक्कर क्या है? शेयर ऑप्शन प्लान का, कि भाईजान आपके पास एक प्लान है। अब पेरेंट को एक बात पता है कि आज अगर मैं इसके 80% शेयर्स खरीद भी लूं ओल्ड ओनर से, तो एनसीए कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो कल को अगर ये शेयर्स इशू हो गए, तो ये एम्प्लॉइज को इशू होंगे, तो ये पेरेंट के तो अलावा है, तो ये एनसीए की परसेंटेज को बढ़ा देंगे और पेरेंट की परसेंटेज को डाइल्यूट कर देंगे। जब आप सब्सिडरी नए लोगों को शेयर्स इशू कर देगी, तो क्या होगा? इनकी ओनरशिप डाइल्यूट होगी। पेरेंट चाह रहा है एक्विजिशन डेट पे ही, एग्रीमेंट में ही पेरेंट ने एक काम किया, अगर किया तो रिप्लेसमेंट अवार्ड आएंगे, अगर नहीं किया तो नहीं आएंगे। अगर पेरेंट कहता है यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नए शेयर इशू हो भी गए तो खैर है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर पेरेंट कहे कि सब्सिडरी के जो ओल्ड इंप्लॉइज हैं, सब्सिडरी के जो इंप्लॉइज हैं, जो उनका प्लान चल रहा है, मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा अपने शेयर ऑप्शंस के साथ, एग्रीमेंट डेट पे, एक्विजिशन डेट में ये लिखवा ले कि यार जहां पे मैं कैश दे रहा हूँ, शेयर्स दे रहा हूँ, लोन नोट्स दे रहा हूँ, ये जो लोग इंप्लॉइज है ना, ये जो इंप्लॉइज है जिनके पास शेयर ऑप्शंस है, मैं इनकी शेयर ऑप्शंस लेना चाहता हूं, और इसके बदले मैं इन्हें क्या देना चाह रहा हूं? इसके बदले मैं इन्हें देना चाह रहा हूं अपने शेयर ऑप्शंस। दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट अवार्ड। पेरेंट अपने शेयर ऑप्शंस, अपने शेयर्स दे देता है
एम्प्लॉइज ऑफ सब्सिडरीज को इन एक्सचेंज ऑफ दोज ऑप्शन जो ऑलरेडी उनके पास है। चेक करें रिप्लेसमेंट अवार्ड्स को उन्होंने डिफाइन किया है, पेरेंट विल रिप्लेस शेयर ऑप्शंस ऑफ सब्सिडरी टू इट्स एम्प्लॉइज विद इट्स ओन ऑप्शंस, यानी विद इट्स ओन शेयर्स या ऑप्शन। यानी पेरेंट एम्प्लॉइज के पास जाएगा सब्सिडरी के, उनको कहेगा यार तुम लोगों को सब्सिडरी के शेयर्स मिलने हैं, ये ऑप्शन मुझे दो, मेरे से मेरी ऑप्शंस लो, मेरी कंपनी के शेयर्स लेना, मैं पेरेंट हूं, मेरी कंपनी की शेयर की वैल्यू ज्यादा है, मैं इन्वेस्ट करने के लिए आया हूं, देखें आपकी कंपनी तो हमने खरीद ली है। तो दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट अवार्ड्स। अब अगर एक्विजिशन डेट पे, एग्रीमेंट डेट पे ये मेंशन कर दिया था आपने कि भाईजान हमने ये काम भी करना है, तो इसका मतलब है इट इज अ फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन जो आप पे कर रहे हैं। क्यों फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन है? इसलिए कि ये जो एम्प्लॉइज हैं ये भी तो इक्विटी प्रोवाइडर्स है ना। जो शेयर ऑप्शन अपने पास जिसके पास भी होगी वो इक्विटी के नाम पे एक ऑप्शन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एक होल्ड करके बैठा हुआ, और आपकी कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जिसके पास भी है वो कंपनी का इक्विटी प्रोवाइडर है, ऑनर है। अभी नहीं है, फ्यूचर में बन जाएगा, पोटेंशियल तो है ना। तो इनको ऑप्शंस लेके इनको दे देना कंसिडरेशन में अपने ही शेयर्स, दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट अवार्ड्स। अब रिप्लेसमेंट अवार्ड्स की अकाउंटिंग समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिप्लेसमेंट अवार्ड्स हमेशा आईएफआरएस 3 में नहीं जाएंगे। कभी सारे आईएफआरएस 3 में चले जाएंगे, कभी सारे आईएफआरएस 2 में चले जाएंगे, शेयर ऑप्शन प्लान आईएफआरएस 2, और कभी पार्शली डिवाइड होंगे, कुछ गुडविल की कैलकुलेशन यानी आईएफआरएस 3 का पार्ट और कुछ पोस्ट एक्विजिशन का पार्ट। तो पहले अंडरस्टैंड करें कि रिप्लेसमेंट अवार्ड्स हमेशा हमेशा नहीं होंगे गुडविल की कैलकुलेशन का पार्ट। तो सर रिप्लेसमेंट अवार्ड तो शेयर ऑप्शन प्लान है सर आईएफआरएस 2 में, हमेशा आईएफआरएस 2 में भी नहीं होंगे, क्योंकि आप एक सब्सिडरी को खरीदने जा रहे हैं, उस सब्सिडरी का ऑलरेडी एक शेयर ऑप्शन प्लान है, और एक्विजिशन डेट पे जो कहानी चलती है वो सारी आईएफआरएस 3 देखता है। लेकिन आईएफआरएस 3 भी कहेगा यार अगर एक्विजिशन रेट का मामला है मैं तभी देखूंगा ना, या जितना एक्विजिशन रेट का मामला है मैं उतना देखूंगा। यानी कंप्लीटली भी आ सकते हैं, कंप्लीटली आईएफआरएस 2 में भी जा सकते हैं, और पार्शली डिवाइड भी हो सकते हैं। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप, अभी समझाते हैं। रिप्लेसमेंट अवार्ड्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। हमने कहना है यार इसमें से एक पार्ट है प्री एक्विजिशन पीरियड का, जो ऑब्वियसली एक्विजिशन डेट पे है, वो आईएफआरएस 3 है और गुडविल की कैलकुलेशन में कंसिडरेशन पेड बन जाएगा। प्री एक्विजिशन गुडविल की कैलकुलेशन, प्री एक्विजिशन गुडविल की कैलकुलेशन। और वो रिप्लेसमेंट अवार्ड्स जिनका ताल्लुक पोस्ट पीरियड से है वो आईएफआरएस 2 में जाएंगे। और आईएफआरएस 2 कहता है यार थोड़ा थोड़ा करके ओवर द पीरियड एक्सपेंस बना दो, अगर 2 साल रिमेनिंग है तो 2 साल में एक्सपेंस बना दो, 4 साल रिमेनिंग है तो 4 साल में एक्सपेंस बना दो। तो यू नीड टू मेक एन एक्सपेंस। अब प्री पोस्ट में रिप्लेसमेंट अवार्ड्स बट जाएंगे। सर कैसे बटेंगे सर? आपने क्या करना है, आपने ओरिजिनल प्लान सब्सिडरी एंड इट्स एम्प्लॉइज को पढ़ना है। आपने कहना यार अच्छा सब्सिडरी और एम्प्लॉइज के बीच में जो ओरिजिनल प्लान चल रहा था, एक तो हम नया लेके जाएंगे ना रिप्लेस करने कि यार मेरे वाला प्लान लो, वो नया प्लान है, रिप्लेसमेंट अवार्ड वो है। एक है जो ऑलरेडी उनके पास पड़ा हुआ है ओरिजिनल प्लान जो एम्प्लॉइज और ऑफ सब्सिडरी का सब्सिडरी के साथ मामला चल रहा था। सपोज करते हैं कि वो 1 जनवरी 2020 से शुरू हुआ और उनको 4 साल का वेस्टिंग पीरियड अलाउ किया उन्होंने कि यार 4 साल काम करोगे तो शेयर्स देंगे। और आप इस बीच में यहां पे आप इस कंपनी को खरीदने चले गए, ये एग्जैक्टली एक्विजिशन डेट है। आप बता दें मुझे कि कितना एक्विजिशन डेट का प्री एक्विजिशन का पीरियड है, कितना पोस्ट का। तो आंसर है सर एक एक्विजिशन डेट से पहले 1 साल गुजरा है, ये हो गया प्री एक्विजिशन पीरियड। और ये सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर रहता है जो के बना 3 साल, तो ये 3 साल पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। सर ये तो बड़ा आसान है, बिल्कुल यही बात है सर, 1 साल प्री है और 3 साल पोस्ट है। सो 1 ईयर प्री एक्विजिशन बात कर दी हम लोगों ने, 3 इयर्स पोस्ट एक्विजिशन। जो पोस्ट एक्विजिशन है वो सर्विस एक्सपेंस है, आईएफआरएस 2 में डील होगा, शेयर बेस्ड पेमेंट। और जो प्री एक्विजिशन है वो आईएफआरएस 3 कंसिडरेशन पेड में जाएगा। लेकिन सर ठीक है ईयर वाइज तो मुझे पता चल गया, मैं ईयर मुझे समझ आ गई है कि 1 ईयर आउट ऑफ 4 टोटल ईयर्स प्री एक्विजिशन है, मैं मान गया। लेकिन 1/4 प्री एक्विजिशन पीरियड है, लेकिन ये किस वैल्यू क्या लेनी, कंसिडरेशन पेड कैसे कैलकुलेट होगी? तो स्टैंडर्ड कहता है कंसिडरेशन पेड कैसे कैलकुलेट होगी, जरा और करें। उन्होंने कहा जी कंसिडरेशन पेड जो आईएफआरएस 3 का पोर्शन है वो कैसे कैलकुलेट करना है, आप फेयर वैल्यू ओरिजिनल प्लान लेंगे। सर कंसिडरेशन पेड हमेशा एक्विजिशन डेट की होती है, क्योंकि ये गुडविल की कैलकुलेशन में लेके जानी है अमाउंट,
ये अमाउंट गुडविल की कैलकुलेशन में लेके जानी है रिप्लेसमेंट अवार्ड्स में से। तो जो गुडविल की कैलकुलेशन में आपने लेके जानी है, आपको करना क्या चाहिए, आपको ओरिजिनल ऑप्शंस की फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट पे लेनी चाहिए। हालांकि आपने आईफरएस 2 में पढ़ा होगा कि वो ग्रांट डेट की वैल्यू यूज कर रहे होते हैं। मेरा मसला आईफरएस 2 नहीं है। आईफरएस 3 कहता है यार गुडविल की कैलकुलेशन में एक्विजिशन डेट की ही वैल्यू जानी चाहिए। आपने सारी कंसिडरेशन एक्विजिशन डेट की वैल्यू की ली है, तो ये जो फेयर वैल्यू ओरिजिनल ऑप्शन है, ये भी एक्विजिशन डेट का होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड टिल एक्विजिशन डेट। तो अब मुझे बताएं ओरिजिनल प्लान के हिसाब से कितना टाइम गुजर गया है। आंसर है 1 साल गुजरा है। तो सर अगर 2 साल गुजर चुके होते, इधर एक्वायर कर रहे होते तो ऊपर 2 ले लेते यार। सर अगर इधर होता तो ऊपर 3 ले लेते सर। यहाँ पे 3 साल गुजर चुके हैं सर, अगर इधर होता तो ऊपर 4 ले लेते और 4 टोटल हो जाता। तो ऊपर ले वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड टिल एक्विजिशन डेट डिवाइडेड बाय हायर ऑफ, हायर ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बात इंपॉर्टेंट है बस। हायर ऑफ रीजनल वेस्टिंग पीरियड विच इज 4 years, तो ये मेरा 4 है, 1/4। लेकिन कभी कभार क्या होता है, पेरेंट थोड़ी सी चालाकी कर लेता है, सब्सिडरी के ओल्ड एम्प्लॉइज को कहता है, वो एम्प्लॉइज को कहता है कि भाई देखो ओरिजिनल प्लान 4 साल का था, हमारे शेयर्स जरा अच्छे हैं, तो प्लीज जरा 1 साल एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, 2 साल एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे। अगर यहां पे खड़े होके पेरेंट ने मना लिया कि जो नया प्लान है अब वो यहां पे जाके 2025 में खत्म होगा, तो आप मुझे बताएं वेस्टिंग पीरियड डिटरमिन्ड एट बिजनेस एक्विजिशन डेट कितना है। यानी कि एक्विजिशन डेट पे खड़े होके वेस्टिंग पीरियड कितना नजर आ रहा है। 1 साल वो बेचारे काम कर चुके हैं, पहले 3 साल काम करना था, अब आप उन्हें कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, आपने 1 2 3 4 5 साल और काम करना है। इसका मतलब है 1 साल काम कर चुके हैं, 5 साल और काम करना है, तो ये हो गया 6। आपने इन दोनों में से जो हायर ऑफ है वो उठाना है, तो 1/6 से मल्टीप्लाई करना है हायर ऑफ। अच्छा सर अगर ये एक्सटेंड ना हो सर, तो फिर ओरिजिनल प्लान भी 4 साल का है, एक्विजिशन डेट पे भी खड़े हो, तो जो गुजर गया जो आने वाला टाइम है मिलाओ तो 4 साल ही बनता है, तो बस 4 यूज कर लेंगे, यहाँ पे दोनों सेम है। सर अच्छा पेरेंट ने 1 साल कम कर दिया फेवर देने के लिए कि यार अच्छा पहले तक 2023 तक काम करना था, अब 2023 नहीं, अब सिर्फ आप 2022 तक काम करो। तो ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड तो 4 साल का ही था, अब आपका जो डिटरमिन हुआ है सिर्फ आप कह रहे हैं 2 साल और काम करो, तो अब ये 3 साल का है। तो विच एवर इज हायर, आपने ये लेके फेयर वैल्यू ओरिजिनल प्लान से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट योर कंसिडरेशन पेड एट एक्विजिशन डेट, जो गुडविल की कैलकुलेशन में चली जाएगी, गुडविल की कैलकुलेशन में। अच्छा सर फिर आईफरएस 2 का कैसे निकलेगा, यार बड़ा आसान है। जो फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड्स है, यहां पे ओरिजिनल प्लान को डील कर रहे थे आप, यहां पे आप जो फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड्स है उसमें से जो गुडविल की कैलकुलेशन में आप लेके जा चुके हैं वो माइनस करें, जो एक्स्ट्रा है दैट इज एक्सपेंस फॉर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, जो ओवर द पीरियड चार्ज होगा। ये वाली बात पे थोड़ा सा रुको जरा। अगर मैं आपको 50 की चीज दे रहा हूं रिप्लेसमेंट अवार्ड, यानी जो मैं आपको पेरेंट एज अ पेरेंट आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, आप सब्सिडरी के एम्प्लॉइज हो, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, ये 50 की वैल्यू है इनकी एक्विजिशन डेट पे। अगर ये 50 की फेयर वैल्यू है, मैं गुडविल में भेज चुका हूं आपकी जो भी कैलकुलेशन ऊपर हमने की है उसमें से 20, तो यार 20 गुडविल की मैं जा चुका है आउट ऑफ 50, तो बाकी जो 30 है दैट वुड बी एक्सपेंस फॉर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, वो एक्सपेंस है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का। सर थोड़ी बात समझ नहीं आई, अभी समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये एग्जाम्पल भी उस भाई ने हमें दी हुई है, तो जरा मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर ली हैं ताकि जरा स्पीडली हम लोग इस चीज को समझ लें। तो लेट्स अंडरस्टैंड जी के करना क्या हम लोगों ने। मेरा मसला चल रहा है कि कंसिडरेशन पेड में रिप्लेसमेंट अवार्ड्स भी आने चाहिए, कितने आने चाहिए, और जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है उतने उसमें कितना जाना चाहिए, मेरा ये क्वेश्चन है। और टेक्निकल आर्टिकल का ही ये एक एग्जाम्पल है। लेट्स अंडरस्टैंड। On 1st April 2003, Natural Company granted equity share based payments awards to its employees. ये 2003 की बात है, नेचुरल कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को ये अवार्ड्स दिए 2003 में। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे 1 अप्रैल 2003 को हाईलाइट कर लिया। आगे These shares awards had a fair value of 20 million and were subject to employees remaining in the employment for the next 3 years. तो यार गाइस ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है, ये ले 31 मार्च 6 तक उसने काम करना है हमारे लिए, ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड। तो याद रखना जो ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड है वो 3 years का है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 3 लिख लिया ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड। आगे
20 मिलियन वैल्यू है, तो ये 20 मिलियन ग्रांट डेट की वैल्यू है। जब मैं गुडविल की कैलकुलेशन के पंगे देख रहा हूँ तो मैं ये 20 को लिफ्ट नहीं करा रहा हूँ, मेरी सारी लिफ्ट किस दिन के लिए है, एक्विजिशन डेट की वैल्यूज के लिए। हाँ, IFRS 2 में जब आप प्लान डील कर रहे होंगे तो 20 ही ले रहे होंगे। आगे, ऑन 1 अप्रैल 2005, एग्जैक्टली 2 साल बाद, एक्विजिशन डेट हुई है 1 अप्रैल X5। तो जो प्री एक्विजिशन पीरियड है गाइस, वो 2 साल का है, और जो पोस्ट है अभी तक वो 3 साल का है। तो अब मुझे जो रेशो बनानी है वो क्या बनानी है, 2 डिवाइडेड बाय विच एवर इज हायर, ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड, और मैं चेक करूंगा वेस्टिंग पीरियड चेंज हुआ है एक्विजिशन डेट पे, तो नया वेस्टिंग पीरियड, पुराना जो गुजर गया वो भी मिलाएंगे, जो रिमेनिंग है वो भी मिलाएंगे, रिवाइज्ड। तो देख लेते हैं वो है या नहीं है। आगे, On 1 April X डिजिटल कंपनी परचेज्ड ऑल ऑफ द शेयर्स ऑफ नेचुरल, नेचुरल के सारे शेयर्स डिजिटल ने खरीद लिए फॉर अ कैश ऑफ 80 मिलियन, और जो कंसिडरेशन पे करते हैं हम गुडविल में जाती है, तो ये 80 मिलियन गुडविल की कैलकुलेशन में मैं लेके जाने लगा हूं। ये तो सिंपल कंसिडरेशन है, 80 मिलियन इधर आ गई। मेरी लड़ाई रिप्लेसमेंट अवार्ड्स पे चल रही है। आगे, अ कंडीशन ऑफ द एक्विजिशन इज, देखिए एक्विजिशन डेट की कंडीशन है, एक्विजिशन डेट पे लड़ाई चल रही है, इज दैट डिजिटल कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इशू रिप्लेसमेंट इक्विटी शेयर अवार्ड्स टू द एम्प्लॉइज ऑफ नेशनल कंपनी दैट विल वेस्ट ऑन 31 मार्च X6। इन्हें रिप्लेसमेंट अवार्ड्स देने पड़ेंगे, ये एक्विजिशन डेट पे ही एग्री हो गया था, इसीलिए गुडविल की कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा। और वो कह रहे हैं कि 31 मार्च X6 पे वेस्ट करेंगे रिप्लेसमेंट अवार्ड्स भी। तो मेरे बच्चों, ओरिजिनल प्लान भी तो 31 मार्च X6 पे ही वेस्ट होना था, 31 मार्च X6 पे ही वेस्ट होना था। इसका मतलब ये है वेस्टिंग पीरियड डिटरमिन एट एक्विजिशन डेट भी 3 इयर्स है, यानी चेंज कोई नहीं किया पेरेंट। तो इसका मतलब है जो प्री पीरियड है वो 2/3 है, प्री एक्विजिशन पीरियड। अब मुझे क्या करना है, मुझे ओरिजिनल प्लान की फेयर वैल्यू लेनी है एक्विजिशन डेट की, पुरानी नहीं लेनी, एक्विजिशन डेट की यहां पे, और 2/3 यानी प्री एक्विजिशन पीरियड से मल्टीप्लाई करके प्री एक्विजिशन पीरियड निकाल लेना है। देखते हैं, ऑन 1 अप्रैल X5 द फेयर वैल्यू ऑफ नेचुरल कंपनीज नेट एसेट्स वर 90 मिलियन। तो ये गुडविल की कैलकुलेशन में जाते हैं, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट, ये 90 इधर आगे। आगे, द फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर अवार्ड वाज 24 मिलियन। ले जी, ओरिजिनल शेयर ऑप्शन की जो वैल्यू है वो 24 है, तो मैंने क्या किया, ये 24 इधर लिखा। ओरिजिनल शेयर ऑप्शन की प्लान की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये 16 जो है ये कंसिडरेशन पेड है, ये प्री एक्विजिशन पीरियड का है। तो ओरिजिनल प्लान की फेयर वैल्यू लेनी है एक्विजिशन डेट पे इंटू एक्विजिशन पीरियड पे, जो प्री एक्ट पीरियड रिफ्लेक्ट हो रहा है, 2 डिवाइडेड बाय विच एवर इज हायर, ये कंसिडरेशन इधर आ जाएगी 16। आगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, आगे अगली स्टोरी ये है कि ऑल शेयर्स इक्वायर किए हैं इन्होंने। अगर ऑल शेयर्स इक्वायर किए हैं इन्होंने, अगर ऑल शेयर्स इक्वायर किए हैं इन्होंने, तो एनसीआई की बदतमीजी नहीं है, तो एनसीआई खत्म। आगे, एंड दैट द रिप्लेसमेंट वाज 28। अब रिप्लेसमेंट अवार्ड्स अगर 28 है तो इसका मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट अवार्ड्स अगर 28 है तो इसका मतलब क्या है, तो आंसर है यार, इसका मतलब है कि 28 मिलियन के नए अवार्ड्स थे, जिसमें से आप ये 16 गुडविल की कैलकुलेशन में लेके जा चुके हैं, तो जो बाकी बच गया 12, ये आने वाले 1 साल का एक्सपेंस है जो चार्ज होगा P&L। सो गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं आप, गुडविल वुड बी 6 गुडविल एट एक्विजिशन। तो इस तरह आपने डील करनी होती है रिप्लेसमेंट अवार्ड्स को। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई है। सितंबर दिसंबर 2019 का एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जिसमें ये रिप्लेसमेंट अवार्ड्स पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करेंगे, आप लोगों को समझाते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछा था। ये टेक्निकल आया हुआ था उसी अटेम्प्ट से पहले, और वो फिर एग्जामिनर ने इसकी इसी टेक्निकल आर्टिकल की बेसिस पे के क्वेश्चन बनाया। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट मैंने उठा ली है, वो एग्जिबिट उठा लिया है क्वेश्चन का, यानी वो डेटा भी उठा लिया है जो कि रेलेवेंट था, और रिक्वायरमेंट भी उठा ली है। सर रिक्वायरमेंट वही है, वो कह रहा है गुडविल की कैलकुलेशन में कितनी अमाउंट जानी है, गुडविल कैलकुलेट कर दो, और उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कितना जाना है। रिक्वायरमेंट तो बाद में देखते हैं, क्विकली जरा समझते हैं कि कितना एक्सपेंस गुडविल में, कितना पोस्ट एक्विजिशन का एक्सपेंस है और कितना गुडविल का। Litroid companies acquired 60% of the 10 million equity shares of Hammond. 60% parent है, 40% NCI है, on 1st July 2007. Date of acquisition is 1st July 2007. Acquisition date पे war करना। Two Litroid companies shares are to be issued for every 5 shares acquired in Hammond company.
सर पेरेंट अपने 2 शेयर्स देगा हर 3 शेयर्स, हर 5 शेयर्स के अगेंस्ट जो कि वो उसने एक्वायर किए हैं। तो जरा देख लीजिएगा, फॉर एवरी 5 शेयर्स कितने ऑफर कर रहा है वो? अपने शेयर्स 2 शेयर्स अपने ऑफर कर रहा है। तो थोड़ा सा कंसिडरेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैंने गुडविल की वर्किंग ओपन कर ली यहीं पे सामने आपके, ताकि दिखा सकूं। तो गुडविल में मुझे कंसिडरेशन चाहिए होती है, और कंसिडरेशन में मुझे शेयर्स की कंसिडरेशन नजर आ रही है। दिस इज नॉट रिप्लेसमेंट अवार्ड, ये तो सिंपल शेयर्स दे रहे हैं। रिप्लेसमेंट अवार्ड्स में तो अगली लोगों के पास जो शेयर ऑप्शन प्लान होता है उसको रिप्लेस कर रहे होते हैं। तो कंसिडरेशन पेड आपने क्या किया, देखें जरा। 10 मिलियन शेयर्स थे, आपने उसका 60% इक्वायर किया है। तो सर आपने तो 6 मिलियन शेयर्स इक्वायर किए हैं ना। आपने जो शेयर्स इक्वायर किए हैं वो 6 मिलियन शेयर्स इक्वायर किए हैं। तो अगर आपने 6 मिलियन शेयर्स इक्वायर किए हैं, तो आगे क्या करना? इस 6 मिलियन शेयर्स के अगेंस्ट आप उन्हें कह रहे हैं कि हमसे कितने शेयर्स ले लो? 2 शेयर्स ले लो, एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स के बदले? फॉर एवरी 5 शेयर्स के अगेंस्ट। तो ये आ जाएंगे गाइस, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। 2.4 मिलियन पेरेंट अपने शेयर्स दे रहा है, तो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स जो कंसिडरेशन जा रही है, दैट इज 2.4 मिलियन शेयर्स। These shares were issued on 1st July 7. The fair value of Liploid shares at was 30। मुझे एक्विजिशन रेट पे वैल्यू चाहिए होती है। वो कह रहा है कि एक आधा साल बाद इशू हुए हैं, लेकिन मुझे एक्विजिशन रेट पे वैल्यू चाहिए 30 ऑन 1st July 7। एग्जैक्ट एक्विजिशन रेट की ही वैल्यू मुझे गिवन है। तो मैंने कहा यार एक शेयर 30 का था, तो 2.4 जो शेयर्स आ रहे हैं उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक्सचेंज ऑफ शेयर्स की कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन आप देते हैं आप हमेशा उसकी इसी की मार्केट वैल्यू लेते हैं। तो 72 एक्सचेंज ऑफ शेयर्स की कंसिडरेशन है गाइस, जो पेरेंट ने पे की है टू एक्वायर सब्सिडरी शेयर्स। ओके। हेमंड कंपनी हैड प्रीवियसली जो आपकी सब्सिडरी है उसका प्रीवियसली कोई ऑप्शन प्लान चल रहा है, यही कहानी चल रही है हमारी। सब्सिडरी हैड प्रीवियसली ग्रांटेड शेयर ऑप्शंस टू इट्स एम्प्लॉइज विद 3 years वेस्टिंग पीरियड। ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड जो चल रहा है गाइस, दैट इज 3 years वेस्टिंग पीरियड। On 1st July 7, the employees have completed their service period but had not yet exercised their options। भाईजान और वो काम कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो अगर आप गौर करो, तो 3 साल का वेस्टिंग पीरियड था, और एग्जैक्टली एक्विजिशन डेट पे वो 3 साल पूरे भी हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल प्लान, अगर मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूं, तो जो ओरिजिनल प्लान के नंबर ऑफ इयर्स हैं, वेस्टिंग पीरियड ऑफ ओरिजिनल प्लान जो था वो 3 years है। प्री एक्ट पीरियड भी कितना, कितने साल गुजर चुके हैं, तो प्री एक्ट पीरियड भी 3 है। अब आप देखें जरा आगे क्या करना है। अब मुझे ओरिजिनल प्लान, और मुझे चाहिए होता है कि अगर प्लान नया देते वक्त, अब अगर कोई वेस्टिंग पीरियड क्या हुआ है, चेंज हुआ है, तो उस चेंज पीरियड को लेना होता है आपने। वेस्टिंग पीरियड जो आपका चेंज हुआ है किस दिन यार? ओरिजिनल प्लान और एट ग्रांट डेट, इन दोनों में से हायर ऑफ लेना होता है मैंने। तो देखते हैं जरा कि एक्विजिशन डेट पे उसने कोई अमेंडमेंट की है। अमेंड की है तो अमेंडेड ले लेना, जो गुजर गया और जो नया रहता है। कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस ग्रांटेड ऑन 1st July 7 वाज 5 मिलियन 15 मिलियन। लो जी, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड, ये जो ऑप्शंस हैं उनकी 1st July 7 पे वैल्यू 5 मिलियन है। तो ये तो पुरानी कहानी चल रही है, सॉरी ये एक्विजिशन रेट की ही कहानी है। तो ये मुझे वैल्यू मिल गई है, आपको पता ना मुझे इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। ओरिजिनल प्लान की जो फेयर वैल्यू है मुझे वही चाहिए होती है। As part of the acquisition, Liploid company is obliged to replace the share-based payment scheme of Hammond Company with a scheme that has a fair value of लें जी, ये न्यू जो ऑप्शन प्लान है, जो रिप्लेसमेंट अवार्ड्स हैं, ये उनकी फेयर वैल्यू भी गिवन है। रिप्लेसमेंट अवार्ड की फेयर वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। 18 मिलियन है, हाईलाइट कर लेते हैं। 18 मिलियन, ये 15 मिलियन। कैरन फर्स्ट, देयर आर नो वेस्टिंग कंडीशंस अटैच्ड टू द रिप्लेसमेंट स्कीम। आपने और कोई कंडीशन नहीं लगाई, आपने नहीं कहा 2 साल काम करो, 1 साल काम करो, बस जो हो चुका है वही है। यार इसका मतलब यह है कि एक्विजिशन डेट पे वेस्टिंग पीरियड उन्होंने चेंज नहीं किया था, तो जो साल गुजर गए हैं वही हैं, यानी कि 3 years। अब मुझे गुडविल की कैलकुलेशन में निकालना है। क्या फार्मूला होता है, मैं दोबारा लेके जाता हूं आप लोगों को ऊपर, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। सर ये फॉर्मूलाज हैं जो कि काम किया। सर एक्विजिशन डेट पे कितने साल गुजर चुके थे? प्री एक्विजिशन पीरियड 3 है।
हायर ऑफ ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड भी 3 ईयर है, वेस्टिंग पीरियड डिटर्मिन्ड एट बिजनेस एक्विजिशन डेट, यानी कोई चेंज चूंज हुआ ही नहीं, वो भी 3 है। तो इसका मतलब है 3/3। फेयर वैल्यू ओरिजिनल प्लान एट एक्विजिशन डेट, ओरिजिनल प्लान एट एक्विजिशन डेट मेरी इस क्वेश्चन में जो हैमंड वाला था 15 था। तो मजे की बात क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इन डिवाइडेड बाय 3, तो कंसिडरेशन पेड एट एक्विजिशन 15 मिलियन ही आ जाएगी, और ये 15 मिलियन इधर आ गया। अब मुझे बताएं, रिप्लेसमेंट अवार्ड जो थे, जो मैंने कॉस्ट इनकर की है, यानी मैंने 18 मिलियन की चीज दी है, गुडविल में मुझे सिर्फ 15 मिलियन लेके जाने दे रहे हैं। तो इसका मतलब है गाइस के जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो आपके पास 3 मिलियन है, ये एक्सपेंस है इन द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। अब पोस्ट एक्विजिशन पीरियड तो गाइस वेस्टिंग पीरियड तो है नहीं, तो इसको भी हमने इमीडिएटली P&L में चार्ज कर देना है। तो अगर आप और करो तो इसको भी इमीडिएटली चार्ज टू P&L है, तो ये भी इमीडिएटली P&L टू ये लंच। अब 15 मिलियन गुडविल की कैलकुलेशन में 3 P&L है, P&L में चार्ज करना है उसको बता देंगे। गुडविल की कैलकुलेशन हमने ओपन की हुई है, तो लेट्स अंडरस्टैंड जी। तो ये लें जी, ये रिप्लेसमेंट अवार्ड्स इधर आ गए। मैं दोबारा कैलकुलेशन दोबारा रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए, दोबारा रिपीट रिपीट करते हैं। ओरिजिनल ऑप्शन की फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट पे इनटू जो टाइम प्री एक्विजिशन का गुजर गया है डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड जो 3 ही था, हायर ऑफ है वो यहां पे 3 है। तो 15 आ गया गाइस रिप्लेसमेंट अवार्ड गुडविल की कैलकुलेशन में। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, आगे फिर वैल्यू कहानी खत्म, 3 एक्सपेंस P&L में जाना है, कहीं पे मुझे नेट एसेट्स की बात नहीं कर रहा मेरे लिए। तो आगे देखते हैं जरा, आगे कुछ और चीजें गिवन हो सकती हैं गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, लेकिन आप लोगों को आइडिया है कि आपने NCI की फेयर वैल्यू लेनी है या प्रोपोर्शनेटेड शेयर लेना है, और फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी नेट एसेट्स लेनी है। उसने गुडविल कैलकुलेट नहीं कराई हुई, इसलिए वो डाटा नहीं दे रहा। तो जरा गौर करें डाटा क्यों नहीं दे रहा। कह रहा है हाउ द कंसिडरेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ एमिट कंपनी शुड बी मेजर्ड ऑन 1 जुलाई 7। तो पहली उसकी रिक्वायरमेंट थी कंसिडरेशन कैसे अकाउंट फॉर होनी चाहिए। अब मैं एक बात बताता होता हूं हमेशा, कि पास होना इजी होता है किसी भी पेपर में। तो जब उसने पूछा है कंसिडरेशन का, तो आपको क्या लग रहा है, उसने सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट अवार्ड्स का पूछा है? नहीं, उसने एक्सचेंज ऑफ शेयर्स का भी पूछा है। तो आपको अगर एक्सचेंज ऑफ शेयर्स आते हैं तो एटलीस्ट प्लीज ये तो एक्सप्लेन करो। इतने नंबर मिल जाएंगे कि पास होने के करीब करीब पहुंच जाओ। रिप्लेसमेंट अवार्ड्स नहीं भी आते हैं तो जितने आते हैं एक्सप्लेन करके निकल जाओ। तो प्लीज ये वाली हरकत करनी है एग्जाम में बैठ के, कि जितना आता है उतना एक्सप्लेन करते जाना है, उतने को एक्सप्लेन करते जाना है। तो उसने कंसिडरेशन ही मांगी थी गाइस हमारे पास, हमारे से। तो अभी तक की कंसिडरेशन हमारी 87 है, गुडविल नहीं मांगी थी। और उसमें एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सचेंज ऑफ शेयर्स फेयर वैल्यू पे आते हैं, रिप्लेसमेंट अवार्ड्स में कुछ एक्सपेंस है कुछ, ये सारी कहानी। Your answer should include a discussion of why only some of the cost of replacement share based payment scheme should be included within the consideration। तो आंसर बड़ी सिंपल है, वही जो एक्विजिशन डेट से रिलेटेड है वही गुडविल की कैलकुलेशन में जाएगी। पूरी अमाउंट गुडविल की कैलकुलेशन में नहीं जा सकती, गुडविल एक्विजिशन डेट पे कैलकुलेट होती है, तो सारी अमाउंट जा नहीं सकती थी। इसका मतलब गुडविल नहीं मांगी थी, इसलिए उसने डाटा भी नहीं दिया। आगे क्या कह रहा है, अगली रिक्वायरमेंट, हाउ मच of an expense of share-based payment scheme should be recognized in the consolidated statement of P&L of Liploid company for the year ended 30th June X8। तो ये हमने कैलकुलेट किया था 3 मिलियन, 18 में से 15 गुडविल की कैलकुलेशन में जा चुका था, 18 में से आउट ऑफ 18 15, तो बाकी जो 3 था ये वो पूछ रहा है। इसके अलावा ये एक शेयर ऑप्शन प्लान दे रहा है, ये नया शेयर ऑप्शन प्लान है, अनरिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ एमिड लिप्लॉयड इशूड। ये रही, वो कह रहा है कि एक्विजिशन डेट से इस प्लान का कोई ताल्लुक नहीं है, अनरिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ एमिड। इसके अलावा लिप्लॉयड ने 100 ऑप्शंस ऑफ 10,000 एम्प्लॉइज को ऑफर किए हैं, उसमें दो तरह की कंडीशंस है, मार्केट कंडीशंस, नॉन मार्केट कंडीशंस। तो आप लोगों ने IFRS 2 में मार्केट कंडीशंस मीट हो ना हो इग्नोर करनी होती है, कैलकुलेशन रखनी है। नॉन वेस्टिंग जो नॉन मार्केट कंडीशंस है, यहाँ पे सर्विस कंडीशन है 2 साल की, वो आप लोग ओवर 2 साल एक्सपेंस एलोकेट कर देंगे। तो ये वाला पोर्शन उन्होंने IFRS 2 में एक सिंपल शेयर ऑप्शन प्लान दे के कैलकुलेशंस मांग ली थी आपसे। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। आई होप आपको समझ आ गई होगी हाउ टू डील रिप्लेसमेंट अवार्ड्स। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।